हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं अभी जैसे CGL जो नियोजन नीति है, नियमावली है, उसके संबंध में जो कोर्ट में अभी हियरिंग चल रहा है उस पर बात करने के लिए आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि कल इस पर बहुत लंबी बहस हुई है और अगला जो डेट डाला गया है वो 8 सितंबर का डाला गया। पिछला डेट 31 अगस्त को था। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि अब जो है इसका जो जजमेंट है, सुनवाई जल्दी से रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है। बहुत टाइम नहीं जा रहा। पहले 15 दिन 1 महीना का टाइम जाता था नेक्स्ट हियरिंग के लिए। अब देख रहे हैं जैसा कि पिछला 31 अगस्त को था, अभी 6 को था, ये 5 को था, पिछला वाला, फिर 8 तारीख को है। तो अब ये रेगुलर बेसिस पे आप इसकी सुनवाई हो रही है। तो रेगुलर बेसिस पे सुनवाई का होना इस तरफ ये इंडिकेशन है कि अब इस केस का जो डिसीजन है जल्दी ही आने वाली है। तो कल सुनवाई में क्या हुआ उसके संबंध में हम बात करने वाले हैं और कि क्या हो सकता है आगे, इसके संबंध में भी बात करेंगे। 31 तारीख को भी लंबी बहस हुई थी, जैसा मैंने बताया था। पिछले एक वीडियो मैंने डाला था 31 तारीख के बाद, उसमें 3 घंटा बहस हुआ था। और उसमें जो है जो प्रार्थी है, जो रमेश हांसदा, साथ में जो और बहुत सारे पिटिशनर हैं, उनकी तरफ से जो एडवोकेट हैं अजीत कुमार, उनका सुनो ये बहस पूरा मतलब उन्होंने अपना बहस कर लिया था। और गवर्नमेंट की तरफ से सरकार के वकील जो हैं या GSSC के वकील, उनकी तरफ से बहस किया जा रहा। लंबी बहस हुई है कल। और उस पर देखिए जो ऐसा लग रहा है, जैसे मैं आप मेरा इस संबंध में मेरा जो भी वीडियो आप देखे होंगे, आपको आप पिछले सारा वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कि हर बार मैंने बोला है कि नियोजन नीति ये नियमावली जो बनाया गया है ये गलत है। क्योंकि ये सिंपली अगर आप जो 10th 12th जो फिक्स किया गया है कि झारखंड से ही होना चाहिए अनिवार्यतः, अगर वो सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाता, यानी कैटेगरी वाले भी हैं, तो हो सकता था कि इसको मतलब ये गलत नहीं होता। लेकिन चूँकि सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग जो करते हैं जो छात्र और झारखंड के निवासी हैं, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं वो अगर नहीं भी किए हैं 10th 12th झारखंड से, कहीं बाहर से भी किए हैं, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उन्होंने किया है। और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं वो झारखंड का निवासी हैं, मूल निवासी हैं, लेकिन अगर 10th 12th अगर वहाँ से उन्होंने नहीं किया है तो आप समझिए कि वो झारखंड में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। और किसी और अन्य राज्य के निवासी तो है नहीं, तो वहाँ भी तो फॉर्म फिलअप कर तो सकते हैं, लेकिन वेटेज उतना नहीं मिलता है। आपको पता होगा कि जो जिस राज्य में जो एग्जामिनेशन होता है, तो या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से उस राज्य के निवासियों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन झारखंड के अगर निवासी हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 10th 12th अगर मान लीजिए उन्होंने बाहर से किया है, तो अपने ही राज्य में वो फॉर्म फिलअप करने से वंचित कर दिए गए हैं। तो ये बस ये कुछ टाइम के बाद ही मैं हमेशा बोला कि इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन ये जो छात्र हैं रमेश हांसदा और उनके साथ जो और पिटिशनर हैं, उनके पक्ष में डिसीजन आने की पूरी संभावना है। तो पिछले डेट में आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से जो वकील थे उनका ये कहना था कि जो 10th 12th का जो नियम बनाया गया है वो चूँकि ये झारखंड के मतलब झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए या उसको प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है। लेकिन और साथ में नियम किसी को नियोजित करने का अधिकार जो है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सरकार का होता है कि नियोजन की शर्त जो है वो सरकार को डिसाइड करने का अधिकार होता है। तो ये उनके वकील का कहना था कि ये सरकार का अधिकार है, इस पे हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन न्यायालय का ही कहना था, जज महोदय का कहना था। ये आप विपक्षी सामने वाले वकील का नहीं कहना था, ये जज महोदय का कहना था कि ठीक है अधिकार है तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकार अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन करेगा तो कोई भी अधिकार वहाँ पे आप जो न्यायालय है उसको सुनेगी और सुनवाई करने का हक है उसको न्यायालय को। क्योंकि फंडामेंटल आप कुछ भी नियम रूल बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, वो आपका हक है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, जिसे पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे मेरा, उसमें उसको अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है, उसका पूरा हनन है, ऐसा जज महोदय का कहना था। तो इससे आपको समझ में पता चल रहा होगा कि जो क्या होने वाला है किस तरफ। वैसे तो जब तक फाइनल वर्डिक्शन आ नहीं जाता कुछ एग्जैक्ट तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन न्यायालय में के बहस और सुनवाई के आधार पे कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। ये तो 10th 12th की बात थी, ठीक है, इसके पक्ष में। वो दूसरा जो था आपको पता है कि हिंदी को बाहर कर दिया गया, रीजनल लैंग्वेज जो पेपर है उसमें हिंदी इंग्लिश को बाहर कर, इस पर भी बहुत तीखी बहस हुई और गवर्नमेंट के वकील के पास
कि कोई लॉजिकल आधार था ही नहीं सर्टिफाई करने का, और कुछ भी बोल रहे थे जज महोदय खुद ही काट दे रहे थे। आप इसको ऐसे समझिए कि ऐसा कहा गया कि रीजनल लैंग्वेज, चूँकि यहाँ पे ट्राइबल लोग हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो उनके लैंग्वेज में को इसलिए रखा गया है ताकि उनसे बात करके उनको समझा सके, जो ऑफिसर्स या अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त होंगे उसको समझा सके, उनकी लैंग्वेज में अगर बात होगा या उनको जानकारी होगी उस लैंग्वेज की तो अच्छे से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे जज महोदय का सीधा सीधा कहना था कि ठीक है, तो फिर क्या जो IAS IPS, जो IAS बेसिकली जो नीति निर्धारण करते हैं, नीति का जो नियमावली का जो मुख्य तैयार करने का यही लोग करते हैं, बाद में मंत्री का उस पर सिग्नेचर होता है। तो क्या इन लोगों को इस भाषा की जानकारी है? क्या ये लोग जो ट्राइबल पॉपुलेशन है या जनजातीय जो लोग हैं उनसे क्या बात करते हैं अपने उस लैंग्वेज में? ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, जो प्रखंड कार्यालय है, अंचल कार्यालय, वहाँ पे सीधा सीधा संपर्क होता है पब्लिक से, तो क्या उस वहाँ पे जो नियुक्त किए गए हैं अधिकारी या कर्मचारी, उसमें ट्राइबल लैंग्वेज जो है, जो भी जनजातीय या रीजनल लैंग्वेज है, उसको जानकारी, उसको उसका मतलब उसमें विशेषज्ञता हासिल है उनको? तो इसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये तो साथ में ही फिर पूछा गया कि ऐसा किस आधार पर आपने कोई सर्वे करवाया है कि लैंग्वेज जो आपने बदल दिया, हिंदी को हटा दिया, तो क्या आधार है उसको हटाने का? क्या झारखंड में जो हिंदी बोलने वालों की संख्या कम है, इतनी कम है, तो आप उसको कुछ सर्वे करवाया है? तो फिर उसी के पक्ष में ये कहा गया कि 2011 की ये जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग झारखंड में जो है हिंदी बोलने वालों की संख्या जो है 61% से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। तो फिर अब हिंदी को कैसे हटा सकते हैं? उसके अलावा जो कामकाज, जो सरकारी कामकाज हैं, जो भी होता है वो हिंदी मीडियम भाषा में या अंग्रेजी भाषा में होता है। तो इस दोनों को आप कैसे हटा सकते हैं? ठीक है, तो इस संबंध में उनके पास कोई मतलब सटीक जवाब नहीं था, और लॉजिकल जब आंसर नहीं था, और जज साहब को, जज महोदय को, जो सरकार के वकील थे, उनके बातों से वो सहमत नहीं हो पा रहे थे। और अगला डेट चूँकि 8 सितंबर को है, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किधर किधर ये केस का जो है किस पक्ष में जा रहा है। और साथ में जल्दी जल्दी डेट मिलने का भी ये आशय है कि अब इस पे ज़्यादा हो सकता है कि एक आध डेट में, एक आध हियरिंग में इस पे फाइनल जजमेंट आ जाए, या उस जजमेंट को रिजर्व रख लिया जाए। लेकिन अब जो इस पे बहस है, जो इस सुनवाई है, बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। 8 तारीख को देखिए क्या होता है, उसमें अगर क्या होता है उसके बाद हो सकता है कि एक आध डेट में, अभी बहुत जल्द का डेट मिलेगा। तो आप ये समझिए कि इसका भी जजमेंट जल्दी ही होने वाली है, जल्दी हो जाएगा। अगर जो ही 10-12 वाला कंडीशन को ख़त्म किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा इसको गलत ठहराया जाएगा, तो फिर से क्या होगा कि फॉर्म फिलअप करने का जो मौका मिलेगा वैसे छात्रों को जो झारखंड के निवासी हैं और 10-12 बाहर से कर पाएँ, उन लोगों के लिए साइट ओपन होगा, उन लोगों को फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाएगा। और जो ही ये मौका दिया जाएगा तो फिर से एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया है, जैसा कि अभी लग रहा है कि दिवाली के बाद होने की संभावना है, हो सकता है कि फॉर्म फिलअप करने का मौका जब प्रदान किया जाएगा लोग, इसकी संभावना बहुत अधिक है, तो एग्जाम और एक्सटेंड होगा। ये अच्छी बात है। अगर मान लीजिए एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद इस तरह का विवाद होता है, जैसे आपको पता है कि TGT PRT में क्या हो रहा है, पंचायत सचिव लोग का देख रहे हैं कितनी समस्या हो रही है, तो रिजल्ट होने के बाद अगर इस तरह का चीज़ हो तो वो मामला और उलझ जाता है और फंस जाता है। तो अच्छा है कि एग्जाम होने से पहले अगर सब कुछ क्लियर हो जाए तो ये छात्रों के हित में है। ये गवर्नमेंट पता नहीं किस तरह का नियमावली बनाती है और किस तरह का नियोजन नीति तैयार करती है कि हर बार कोर्ट में जाके जो है उसको बदलना पड़ जाता है, गलत ठहराया जाता है। आपको पता है कि जो सोनी कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में क्या हाल हुआ नियोजन नीति का, अभी देखिए इसका भी क्या स्थिति होने वाली है। अभी तो एग्जैक्टली हुआ नहीं है, लेकिन अब जिस दिशा में ये बढ़ रहा है उससे तो अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है। तो गवर्नमेंट पहले ही सोच समझ के नियमावली या नियोजन नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए, निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि कोर्ट में जाने पे मतलब इसको गलत न ठहराया जाए। इतना तो इस तरह से तो नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए 8 तारीख को इस पर क्या होता है। हो सकता है कि छात्रों के पक्ष में यानी रमेश हांसदा के फेवर में इसका निर्णय आने की संभावना है। 1-2 हियरिंग में ऐसा हो सकता है कि डिसीजन आ जाए। एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन जो अभी सुनवाई है उसके आधार पे एक अनुमान लगा रहे हैं, तो ऐसा होने की संभावना ये हो गया। बाकी आप देखिए TGT PRT और पंचायत सचिव के छात्र जो कि डिसीजन आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से, और गवर्नमेंट चूँकि अभी जो झारखंड का सिचुएशन है, राजनीतिक जो माहौल है, आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत अस्थिरता का माहौल है। गवर्नमेंट अपनी सरकार बचाने पे लगी हुई है। जो पार्टी है, जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, वो अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है। विधायकों को सुरक्षित रखने में कोशिश किया जा रहा है, ताकि कोई विधायक पाला न बदले, किसी और पार्टी में उनका मतलब चले ना जाए। तो अभी सरकार का पूरा फोकस उस पे
पे है, लेकिन पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जैसे प्रेशर बना रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं और मंत्रियों का जिस हिसाब से आश्वासन मिल रहा है, आपको पता है कि वो बस कुछ दिनों की बात रह गई, जल्दी ही उनके फेवर में उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उसी तरह से जैसा कि पता है आपको टीजीटी पीआरटी के अभ्यर्थी का भी 5 सितंबर को जेएसएससी ऑफिस के सामने एक प्रदर्शन हुआ था और वहाँ से भी उन लोगों को कहा गया कि आप लोग का भी जो प्रक्रिया है जल्दी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। एक फाइनल जो है मतलब शीर्ष टॉप लेवल पे उसकी अप्रूवल मिलनी है और बाकी सारी प्रक्रियाएं उसका प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, तो आप लोग परेशान न हों, चिंतित न हों। जल्दी ही नियुक्ति प्रक्रिया यानी पहले तो उसका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, साइट पे उसको होगा, उसके बाद देखा जाएगा जो कैसे उसका डीबी जो जिसका हुआ है उसको नहीं बुलाया जाएगा, जिसका नहीं हुआ है उसको फिर से बुलाया जाएगा। सबसे पहले मेरिट लिस्ट बनेगा और रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है या जो भी है वो उसको मांगा जाएगा और फिर उस आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहुत समय नहीं है, 1 सप्ताह हो सकता है कि 1 सप्ताह 15 दिन में ये प्रक्रिया आप लोगों को शुरू हो जाए। तो जब इतना दिन आप लोग इंतजार किए हैं तो अपना थोड़े दिनों के लिए अपने धैर्य को और बनाए रखें। फैसला एकदम तय है कि आपके हित में हो चुका है, होना नहीं है, फैसला आपके हित में आपके फेवर में हो चुका है। बस उस फैसले को क्रियान्वयन किया जाना बाकी है। अब ये समझिए, आप संशय में न रहें कि क्या हो सकता है। फैसला तो हो चुका है, जो जजमेंट तो आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, तो डिसीजन तो आपके फेवर में आ ही चुका है। अब उसको क्रियान्वयन कब तक किया जाता है, बस इसकी बात रह गई है। और सरकार कब इसको क्रियान्वित करती है और कब मेरिट लिस्ट बना लेती है जेएसएससी। मेरिट लिस्ट जेएसएससी के पास बना हुआ है, आधार एग्जैक्टली कैसे बना है अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जेएसएससी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। जो ही गवर्नमेंट के स्तर पे यानी हाईएस्ट जो लेवल है वहाँ से अप्रूवल जो ही मिल जाता है तो मेरिट लिस्ट साइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आप लोग के फेवर में डिसीजन हो चुका है, बस उस डिसीजन को, उस निर्णय को क्रियान्वयन किया जाना बाकी है। वो भी जल्दी ही क्रियान्वयन की प्रक्रिया की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। आप लोग परेशान न हों, धैर्य रखें, आपके पक्ष में डिसीजन आ चुका है और जल्दी ही आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।